कि तेजस्वी यादव से ज्यादा चालाक कोई आदमी उनके गठबंधन में हो जिससे कि तेजस्वी यादव के एम्ब्रेसिंग फील 10 से 12% यादवों की आबादी है और यादव और राजपूतों की सामने सामने फिनिशिंग होती है, नेक टू नेक फिनिश होती है। राष्ट्रीय जनता दल का 70 से 80% जो वोट जाता है उस वोट बैंक में से कितनी सेंधमारी की जा सकती है। वैशाली, राघोपुर, समस्तीपुर, हसनपुर, बाढ़, मोकामा, मधेपुरा, सुपौल ये ऐसे जगह हैं जहां यादवों का वर्चस्व है, वही निर्णय करते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है इनसाइड स्टोरी। तो आज हम एक बार फिर से एक अंदरूनी खबर के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा भी मौजूद हैं और आज चर्चा होगी 2019 के फॉर्मूले पर। देखिए, अगर बात कर ले बिहार में तो विधानसभा का चुनाव है और समीकरणों की अगर बात करें तो महागठबंधन सालों से एक पैटर्न पर चलता आया है, वो है MY समीकरण। और अब ऐसा लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में लालू यादव का ये बना बनाया MY समीकरण कहीं ना कहीं बिखर सकता है। आखिर क्या है, क्यों ये वजह है, लालू प्रसाद यादव को क्यों संभल जाना चाहिए, ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। क्या लगता है बाबा, जिस प्रकार से MY समीकरण की बात लालू यादव हमेशा कहते हैं, बड़े ही चौड़ में रहते थे वो, अभी भी उनका वही पैटर्न है, मुस्लिम और यादव MY पर काम करेंगे। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या ये पैटर्न उनके लिए कारगर साबित होगा? यदि आपने स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि 2019 फार्मूले पर, जी 19 के फॉर्मूले पर। 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं था, हुआ था लोकसभा का हुआ था। लेकिन हम लोकसभा चुनाव के फार्मूले पर विधानसभा की बात क्यों कर रहे हैं, ये जरूरी सवाल होगा जी। तो इस सवाल का जवाब जब खोजने आप चलिएगा तो आपको सीधे नजर आएगा कि पूरी तरह से फ्लैट हो गई थी राष्ट्रीय जनता दल, जिसका MY समीकरण है। 14% यादवों का वोट है 18% कहा जाता है, 17-18% कहा जाता है कि वोट मुस्लिम समाज का है। फिर भी एक सीट नहीं जीत करके आना, निश्चित रूप से कोई ऐसी बात तो जरूर होगी जिसके चलते ये स्थिति पैदा हुई। तो वहां पर पूरी तरह से MY समीकरण जो है वो ध्वस्त हो गया था और खास करके MY समीकरण में Y ध्वस्त हो गया था। यादवों के बिखर जाने के का सबसे बड़ा कारण ये हुआ था कि तेजस्वी यादव को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। वो तो किसी तरह से कांग्रेस ने उनकी इज्जत बचाई। 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीती और एक सीट महागठबंधन जीत पाई थी। अब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कल ही आपने देखा होगा कि चक्का जाम किया गया था, 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात। चक्का जाम जब किया गया तो चक्का जाम का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व कर रहे थे राहुल गांधी। कांग्रेस की तरफ से बुलाया गया था, लेकिन उसको डोमिनेट किसने किया? तेजस्वी यादव। आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने उससे कारकेट पर लोगों को चढ़ने नहीं दिया। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने डोमिनेट किया और कई दिग्गज, जिसके बारे में एक लंबी चर्चा चलती है। जी बिल्कुल, हमने भी किया है। लालू प्रसाद नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव से ज्यादा चालाक कोई आदमी उनके गठबंधन में हो जिससे कि तेजस्वी यादव के एम्ब्रेसिंग फील हो। तो उसमें एक नंबर आता है पप्पू यादव लालू प्रसाद का विकल्प बनने की कोशिश शुरू से करे बिल्कुल। और उन्होंने इस कोशिश में इतना हद तक किया कि वो अपने आप को पूरी तरह झोंक दिए, यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस जगह पर नहीं पहुंचे। 2014 के बाद 2015 में अपने बेटा को लॉन्च करने के बाद लालू प्रसाद ने अब ये बता दिया कि मेरे बाद यादवों का नेता ये तेजस्वी यादव है। लेकिन उसमें कितना सक्सेस हुए, क्या अपने बेटे को ये वहां तक पहुंचा पाए? 2015 में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भले ही वो 80 सीटें नीतीश कुमार से 9 सीट ज्यादा जीत करके आ गए हों, लेकिन डोमिनेट तो नीतीश कुमार ही कर रहे थे और नीतीश कुमार ने ये बता दिया कि मेरे बिना आप कुछ नहीं। उन्होंने तुरंत सत्ता पर से उनको बेदखल कर दिया। अभी भी नीतीश कुमार का वही हो रहा है। अब यादवों के इस जो समीकरण बनाया है लालू प्रसाद को सामाजिक समीकरण का नेता कहा जाता कि सामाजिक न्याय के नेता हैं। सामाजिक न्याय के नेता का मतलब होता है कि समाज में जितने भी लोग न्याय की बाट जो रहे हैं उन सब के लिए न्याय हो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि MY समीकरण जो बड़ा वोट बैंक था उसको, एक तो स्वतः हुआ आते थे उस समाज से
और दूसरा मुस्लिम को उन्होंने ये डरा करके कि आपको भारतीय जनता पार्टी निगल जाएगी। आपने सुना होगा ना कि शेर आया वाला होता था, डरा खौफ, बिल्कुल खौफ में रखना चाहते थे, और उसमें वो सफलता प्राप्त की है। लेकिन उसके बाद कई ऐसी पार्टियां आ गई, कई मुस्लिमों ने अपने अपने संगठन बना लिए जो एक एक करके आए और समय समय पर लालू प्रसाद के वोट बैंक में से अपनी सेंधमारी की। लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक जो यादव का था 14%, वो नहीं टूट रहा था। अब उसके भी टूटने की कहानी शुरू हो चुकी है। 2019 में इसकी पटकथा लिखी गई थी। हालांकि 2010 में भी आप अगर देखें तो एक समीकरण के हिसाब से अगर यादवों का रिकॉर्ड आप देखें बिहार की विधानसभा में, तो मैं अगर 2000 से बात करूं, जब 324 सीट हुआ करता था, संयुक्त बिहार झारखंड हुआ करता था, तब यादवों की संख्या 67 जो विधानसभा में जीत करके आते थे। इसके बाद 2005 में ये संख्या 55 पर आकर के टिक गई। 2010 में इसकी और बुरी गति हुई और मात्र 40 जीत करके आए। 2015 में नीतीश कुमार के जाने के बाद एक बार फिर से ये ऊपर आया और 61 जीत करके आए। ये सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड कहा जा सकता है 2015 वाला। लेकिन उसके बाद फिर से 2020 में 55 जीत करके आए। 2019 की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि 2019 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जो तेजस्वी यादव और यादव वोट बैंक में सेंधमारी करती नजर आई और जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। अब इसको लेकर के आप अगर समझिएगा तो यादव वोट बैंक जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी के 27% में 14% यादवों का वोट है। बाकी के ओबीसी जो हैं करीब 16-17 और जातियां जो हैं वो एक अलग है। उनको लगता है, गैर यादव लोगों को लगता है कि यादव हमारे साथ नाजायज कर रहे हैं, इसलिए वो उनसे दूरी बनाने लगे। और ऐसी स्थिति में एक बड़ा समीकरण था जिसके चलते अक्सर लड़ाई कॉन्टेस्ट जो है वो बराबर की हो जाती थी। नीतीश कुमार के पास लवकुश समीकरण था जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और लालू प्रसाद के पास यादव समीकरण के साथ मुस्लिम समीकरण जुड़ जाता था। अब AIMIM ने क्या कहा, वो तो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए, नहीं आ जाए तो हम तो लड़ेंगे। लेकिन एक बात ये भी है ना बाबा, गौर करने वाली कि हमेशा से ही अगर देखा जाए तो आरजेडी इस बार भी चुनाव में पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि अछूता महसूस करती है ओबीसी। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं वाली चीज है कि नहीं हम आपको नहीं, हम आपके पास नहीं है। निश्चित रूप से आप वोट तो सबका चाहिए वोट उनको सबका चाहिए, लेकिन टिकट किसको देंगे ज्यादा, यादवों को देंगे। तो निश्चित रूप से आप यादव की पार्टी आप दीजिए यादवों को टिकट, लेकिन बाकी के लोगों का भी। अभी पिछले चुनाव में आप देख 2024 में क्या हुआ, उन्होंने कुछ कुशवाहा को टिकट दिया, नतीजा 1 सीट जीत करके आए ना। तो आप अगर और किसी के बारे में सोचिएगा तभी आपके बारे में कोई सोचेगा। अब आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे जिला हैं जिन जिला में एक जिला में लगभग 6 से लेकर के 10 तक विधानसभा की सीटें हैं। जितना बड़ा जिला और उसकी आबादी हो उसके हिसाब से वो सब कुछ है। समस्तीपुर में 15 से 18% जनसंख्या है, उसके 15 से 18% के आसपास यादव समाज के लोग, जिनकी संख्या जो है वो जीत हार का फैसला करती है। अब इसको आप अगर ऐसे देख सकती हैं तो इस क्षेत्र में अति पिछड़ा और यादव ये 2 बड़ा समीकरण है, और इसी समीकरण के आधार पर समस्तीपुर क्षेत्र में आप देखें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को बेहतर वहां रिजल्ट मिला है। दूसरी तरफ आप पटना जिले की बात करें तो यहाँ भी 10 से 12% यादवों की आबादी है, और यहाँ से जीत करके आते हैं। पटना में ही देख लीजिए ना, बगल में दानापुर में यादव ही जीत करके आते हैं, मुंगेर में यादव ही जीत करके आते हैं। तो ये भी है। यहाँ फिर चले जाइए, यादव सिर्फ राजद में ही नहीं भाजपा के भी यादव जीत करके आते हैं। पटना साहिब में देख लीजिए यादव ही जीत करके आते हैं। तो यादवों का एक अच्छा खासा वहां है। मधेपुरा को कहा जाता है रोम पोप का, मधुपुरा गोप का, वहां भी यादवों का एक बड़ा वर्चस्व है। वहां से लोकसभा भी और विधानसभा भारी संख्या में 15 से 20% यहाँ यादवों की आबादी है। दरभंगा की बात करें तो यहाँ भी 12 से 15% है। सुपौल में भी 10 से 15% यादवों की आबादी है। इसके बाद मुजफ्फरपुर की बात करें तो 12 से 15%, सहरसा में भी 10 से 12% यादवों की आबादी है। और यादव और राजपूतों की सामने सामने फिनिशिंग होती है, नेक टू नेक फिनिश होती है, और इसमें कौन आगे जीतता है ये देखने वाली बात होती है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे थे कि इसमें इस बार के चुनाव में क्या होगा, तो आने से कई लोगों के नए लोग जो आए हैं बिहार की राजनीति में, भले ही वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं हो, लेकिन बिहार की जनता के बीच में वो जाकर के एक संदेश दे रहे हैं, और उस संदेश का असर भी हो रहा है। प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने जाति से बाहर हट करके अपने लिए चुनाव लड़ने की और अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वोट देने की बात कही है। इसमें आपको जाति से नहीं,
जमात से वोट देना होगा। जमात का मतलब होता है कि एक गांव में जो समस्या, मुख्य समस्या सबको झेल रहे हैं, अगर सड़क नहीं है किसी गांव में तो यादव के लिए थोड़े अलग से लगा दिया जाएगा सड़क, उस सारे सभी जाति के लोगों को समस्या होगी। तो उनका कहना यह है कि जो कुछ भी हो सामूहिक कार्य के लिए, सामुदायिक कार्य के लिए आप एकजुट हों और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप काम करें। स्कूल रहेगा तो सिर्फ अन्य जातियों के लोग नहीं पढ़ेंगे, सब जाति के लोग पढ़ेंगे। प्रशांत किशोर रणनीति कर रहे हैं ना, उनको पता है कि किस तरह से लोगों को अपने पाले में लेना है। बिल्कुल। अब इस बात को लेकर के कुछ हद तक प्रशांत किशोर ने वैसे यादवों को जो 2019 में एक अलग माइंडसेट के साथ वोट किए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव से ज्यादा तरजीह दिया था राष्ट्रवाद को, वैसे ही राष्ट्रवाद वाली जैसे अलख जगाई थी भाजपा ने, वैसे ही इस बार प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर जैसे लोग, जैसे आप देख लीजिए कि भले ही जातीय जनगणना की बात केंद्र की सरकार कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फोकस जो है वो जो है अलग अलग जातियों पर है। खास करके यादव समुदाय की बात करें तो यादव समुदाय का एक वोट बैंक है, उसमें से कुछ प्रतिशत भी अगर अपने पाले में कर लेता है तो उसके लिए वो फायदेमंद होगा। ये तो तय है कि 80% के आसपास, 70 से 80% के आसपास यादव जो है वो वोट करते हैं तेजस्वी यादव को, यानी राष्ट्रीय जनता दल अंधभक्त है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल का 70 से 80% जो वोट जाता है उस वोट बैंक में से कितनी सेंधमारी की जा सकती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसके लिए कहीं ना कहीं मेन टू मेन फील्डिंग हो रही है। जैसे आपने फुटबॉल के खेल में देखा होगा कि मेन टू मेन होता है, अगर डिफेंडर है तो डिफेंडर जो है वो देखता है कि कौन गोल करने के लिए आ रहा है, और जो सामने रहता है, और अटैक करने वाला जो है उसको डिफेंडर जो है घेर करके दोनों पक्ष में रखता है। तो मेन टू मेन वो फील्डिंग होती है। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि यहाँ यादव को यादव से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें वैशाली, राघोपुर, समस्तीपुर, हसनपुर, बाढ़, मोकामा, मधेपुरा, सुपौल, ये ऐसे जगह हैं जहां यादवों का वर्चस्व है, वही निर्णय करते हैं। यही कारण है कि 55 जीत करके आए, भले 61 नहीं हो, लेकिन 55 यादव जीत करके आए, तो इसका मतलब है कि 55 विधानसभा में तो वो डोमिनेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा की संख्या है। लेकिन इसके बाद कई दिग्गज नेता हुए जो आज भी प्रासंगिक हैं, उनके परिवार के लोग भी, जैसे लालू प्रसाद की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद के परिवार में 4-4, 5-5 लोग हैं, 6-6 लोग हैं जो चुनावी मैदान में। उनकी पत्नी बिहार के मुख्यमंत्री तक बनी, उनकी बड़ी बेटी सांसद बन गई है, राज्यसभा में भी थी, अब लोकसभा में गई हैं। उनके दोनों बेटे राजनीति में हैं, एक तो उप मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं, दूसरे हमेशा जब सरकार बनती है तो मंत्री रहते हैं। एक बेटी है जो अभी चुनाव लड़ी थी, भले ही हार गई, की बात कर रहे और बाकी के लोगों को भी चुनावी मैदान में हो सकता है कि इस बार उतारा जाए। अब तेज प्रताप यादव भले ही उनकी पार्टी और परिवार से अलग हों, लेकिन वो भी राजनीति में है। तो उसी तरह से रामलखन सिंह यादव के परिवार में भी उनके पुत्र तो नहीं, लेकिन उनके पोता पोती जो है वो राजनीति में है। हाल फिलहाल में सुलक्ष्मी जाकर के मिली है, वो भी आपने खबर सुनी होगी। इसके बाद राजवर्धन यादव हैं, उनके पौत्र हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं। तो इस तरह से दरोगा राय की भी बात कर लीजिए, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पहले यादव मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से तो सिलसिला ही शुरू हो गया। 15 साल लालू प्रसाद रहे, उनके भी परिवार के लोग, उनके चंद्रिका राय, उनके पुत्र हैं, वो भी चुनावी मैदान में रहे। इन सभी बातों को लेकर के जो महागठबंधन का पूरा दारोमदार है, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सब इसलिए डोमिनेटिंग नेचर होने के बावजूद भी उनके साथ रहती हैं तेजस्वी यादव के साथ, कि उनको पता है कि इनका 14% जो यादवों का वोट है उसमें से 12% इनको आएगा, 13% आएगा, 11% आएगा, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। तो वो वोट अगर ट्रांसफर होता है किसी और को तो उसको तो फायदा हो जाता है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत जो वोट है, जैसे आप कांग्रेस की बात कर लीजिए तो कांग्रेस का अपना 2-3% वोट है, उसमें अगर 14% उसको वोट मिल जाता है तो उसको सपोर्ट हो जाता है और वहां वो चुनाव जीतने की स्थिति हो जाती है। अब इन सभी परिस्थितियों की बात करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अभी के समय में देख लें तो बिहार में 7 जो सांसद है 40 में से वो यादव समाज से आते हैं जी। इसमें आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लालू प्रसाद कहते हैं कि हम एमवाई की पार्टी हैं, लेकिन आप यादवों की संख्या अगर देख लें तो इसमें से जो सांसद हैं उन सांसदों में से उनकी बेटी मीसा भारती जी, एक दूसरे उनके पार्टी के तरफ से हैं सुरेंद्र यादव दो, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता। लेकिन अगर आप दूसरे पार्टी में देखें तो एक नित्यानंद राय 1 नंबर, इसके बाद आप गिरधारी यादव, दिनेश चंद्र यादव, ये 3 हो गए महागठबंधन। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अशोक यादव बीजेपी में, इसके अलावा आप अशोक यादव यहाँ बीजेपी में है, तो ये 1, 2, 3, 4 जो हैं वो हो गए
एनडीए में गठबंधन, और 2 इंडिया गठबंधन, और 1 निर्दलीय पप्पू यादव है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग नजर आ रहा है कि यहाँ एमओआई समीकरण पर भारी पड़ रहा है एनडीए गठबंधन। यानी निश्चित रूप से उन यादवों को अपना व्यक्तिगत वोट भी मिला होगा जी। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन यदि यादवों को खड़ा करती है मैदान में, जो यादव जीतने की कैपेसिटी रखते हैं, तो वो अपना वोट लेकर के आएंगे। और इस स्ट्रेटजी पर काम चिराग पासवान करना शुरू कर चुके हैं। आपने देखा होगा चिराग की 3 रैलियां हुई हैं। आरा की रैली में आप देख लीजिए कि उनके साथ साथ यादवों के नेता 4-4, 5-5 यादवों के बड़े नेता नजर आए तस्वीरों में, जिसमें कई तो मतलब तेजस्वी यादव के रिलेटिव हैं। रणधीर यादव की बात करें, जो उनके मामा के पुत्र हैं सुभाष यादव के, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। इसके अलावे और एक लंबी फहरिस्त है यादवों की जो चिराग पासवान के साथ खड़ा है। तो निश्चित रूप से वो यादव जो वोट ट्रांसफर कराएंगे तो वो कहां से काट करके ले आएंगे? एमओआई समीकरण से काट के ले आएंगे। इसके बाद ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन इसके बाद जो 2019 वाला फार्मूला हम बता रहे थे, उस फार्मूले पर जब आप आइएगा तो आपको एक चेहरा नजर आएगा जो पिछले 2 दिन से फिर ट्रेंड कर रहा है। तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने 2019 में किया क्या था? उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को टिकट दिया गया है लोकसभा का, वो लोग टिकट डिजर्व नहीं करते। सुरेंद्र यादव को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी के दरबान थे, लठैत थे, फलान थे, ठिकान थे, आरएसएस के एजेंट थे, इनको काहे पार्टी में रखे हुए हैं। और उनको हराने के लिए उन्होंने अपने चंद्र प्रकाश को मैदान में उतारा था जी। और आपको ये भी याद होगा कि 1100-1200 वोट 2019 में हारे थे जी। इसके अलावे उन्होंने हाजीपुर में भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। इसके बाद उन्होंने शिवहर में भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। इसके अलावा और भी 4 उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किए थे, और ये चारों सीट जो है महागठबंधन हारी थी। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए कि 2019 वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव विद्रोही तेवर के साथ मैदान में है, जो 2019 में थे जी। अब उसके बाद जो सीटों का और जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन ये बता रहा है कि आपने देखा होगा कि यादवों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। विजेंद्र यादव, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल मंच पर विजेंद्र यादव के साथ किस तरह से हंसी मजाक कर रहे थे नीतीश कुमार, सबने तस्वीरें देखी हैं। नित्यानंद राय, उनको आगे किया गया है। नंदकिशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। इसके अलावा यादव बिरादरी के और कई नेता हैं जो लगातार, हो सकता है कि भूपेंद्र यादव को यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए भारतीय जनता पार्टी में, वो भी एक होगा। तो ये सभी कुछ मिला जुला करके उस जगह पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के एमओआई वोट बैंक पर चुपचाप से सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी है। और जो यादव ये समझता है कि वो जाति पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट देगा, अपने बच्चों के लिए वोट देगा, तो निश्चित रूप से उसमें प्रशांत किशोर के साथ साथ और कई लोग हैं जो इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आप जाति देख करके नहीं, उस उम्मीदवार को वोट करें जो आपके हक की बात करे, आपके हित की बात करे। और यही वो कारण है कि इस फॉर्मूले में 2 बातें अब सामने नजर आ गई हैं। एक तो तेज प्रताप यादव का विद्रोही तेवर, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्ट, जो आप इससे पहले की तैयारी में है। 2024 चुनाव से पहले जब सम्राट चौधरी अध्यक्ष हुआ करते थे, तब जो कमेटी थी, उस कमेटी में एक भी यादव नहीं थे बिल्कुल। लेकिन इस बार यादवों को शामिल किया गया है। और ये इसके पीछे का कारण ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाया है। वहीं नीतीश कुमार भी सॉफ्ट कॉर्नर के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान के साथ एक लंबी फहरिस्त मजबूत यादवों की है जी, मजबूत यादवों की, जो परिणाम को बदलने की क्षमता रखते हैं जी। सुनील यादव भी उसमें एक है। तो ये सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, और इसका असर देखने को इस बार चुनाव में मिल सकता है। यानी 2025 में 2019 की अगर थोड़ी सी भी झलक मिल जाती है, 1-2% भी इधर होता है, तो ये मान के चलिए आप कि चुनाव का परिणाम बदल सकता है। तेज प्रताप यादव की हम बात कर रहे थे, तेज प्रताप यादव को लेकर के आपका क्या राय है? जिस तरह से वो महुआ पहुंचे हैं, आक्रोश में है, पार्टी से निकाला गया है उनको, झंडा तक बदल दिया है उन्होंने, तो क्या लगता है अगर वो चुनावी मैदान में आते हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा? वोट तो काटेंगे ना, अगर अकेले आते हैं तो पक्का वोट काटेंगे। गोतिया का लड़ाई में कपार के कर फुटल, सही बात, गोतिया का फुटल। तो निश्चित रूप से अगर अब महागठबंधन को ही नुकसान है, निश्चित रूप से डैमेज करेंगे तो महागठबंधन को करेंगे। और उन्होंने ये बात साफ कर दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो हमारी पार्टी और हमारे परिवार को तोड़ना चाहता है। तेज प्रताप यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके बारे में जो मेरी अपनी सोच है, उसके आधार पर वो लालू प्रसाद की प्रतिछाया है।
जी। और वो लालू स्टाइल में ही राजनीति करते हैं, लोगों से के बीच में बैठना, लोगों से बात करना। जबकि आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ऑक्यूपाइड इंसान अब बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड नहीं, असल है क्या ना कि देखिए तेजस्वी यादव के साथ ये है क्या कि ये तेजस्वी यादव हो गए और इनके इर्द गिर्द जो दायरा बना हुआ है बहुत बढ़िया है। हरियाणवी दायरा जो है वो हरियाणवी दायरा जो है ना उनको घेर करके रखे हुए हैं और इस दायरे में बिहार के लोगों का प्रवेश वर्जित है। बिल्कुल बिहार के लोगों को वहां टिकट लेकर के जाना पड़ता है। अब टिकट लेकर के जाने का मतलब है कि आप समझिए कि नेता से मिलिए और वो नेता जो 24 घंटा एसी में रहता हो, थोड़ा सा राहुल गांधी आपने ही खबर किया था, दिखाया भी है, उनको पसीने पसीने हो जाते हैं, मुंह ढक रहे हैं, मुंह ढकने लगते हैं। तो ये सभी चीजें इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं 2019 जैसी परिस्थितियां यदि 2025 में होती हैं तो ये फायदा निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को होगा और इसका घाटा महागठबंधन को हो सकता है। एमवाई समीकरण में टूट की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है। वहीं वाई में भी आपको पता है कि ओवैसी अब तो नहीं है गठबंधन का हिस्सा, तो वो डैमेज करेंगे ही करेंगे। एम समीकरण तो पूरा हिला हुआ है अभी महागठबंधन के अंदर, क्योंकि अगर ओवैसी को अपने साथ नहीं लेते हैं तेजस्वी यादव, मौका है उनके पास, अगर नहीं लेते हैं तो अगर वो थर्ड फ्रंट पर आकर के लड़ती है तो वो डैमेज होना ही होना है। और इधर प्रशांत किशोर भी मुस्लिम वोट बैंक रखते हैं, वो भी डैमेज करेंगे। तो तेजस्वी यादव को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं और उनका मेन जो वोट बैंक है जिस पर उनको नाज है, जिस पर गर्व है, लगता है उनको कि सारा यादव वोट देगा, बस वहां आकर के। लेकिन आप एक कश्ती पर अगर आप हैं तो चलिए अच्छी बात है कि आप एक पर हैं, लेकिन आपको अगल बगल भी तो देखना पड़ेगा ना। आप अकेले बस उसी के सहारे नहीं और एटीजेड आप हो नहीं सकते, नहीं हो सकते, एटीजेड आप हो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो स्थितियां हैं आप देखिए कि आपकी पार्टी में गाली गलौज किस तरह से हो रहा है। ये प्रदर्शन जो हुआ सड़कों पर, उस पर सबसे ज्यादा आरजेडी के ही जितने भी कार्यकर्ता है उपद्रव करते नजर आए, क्योंकि कांग्रेस का भी एक प्रशासन बनता है जी, वो भी तो बनता है कि आरजेडी वाले ही तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी चीजें। कांग्रेस शांति से थी, जबकि बुलाया कांग्रेस नहीं था। सोफिस्टिकेटेड यादव जो हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, वो यादव समझते भी हैं कि हम यादव होने का दंश झेल रहे हैं जी। और ये क्यों दंश झेल रहे हैं, तो उसी उदाहरणता के चलते चल रहे हैं। तो वो भी चाहते हैं कि बदलाव हो, वही चाहते हैं कि कुछ अलग समझ में आए। तो अब तेजस्वी यादव को एक्टिव होना पड़ेगा, और अगर वो बस यादव के चश्मे से देख रहे हैं तो ऐसे आपकी राजनीति पार नहीं लगेगी, आपको वो निकाल कर देखना पड़ेगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम अब यही समाप्त करेंगे, लेकिन इस बार अगर एमवाई समीकरण पर काम कर रही है महागठबंधन तो सिर्फ वाई को पकड़ के ना रखे, एम समीकरण पर भी जरूर ध्यान दे, क्योंकि इससे नुकसान किसी और का नहीं है, महागठबंधन को ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए अपना माइंड सेट कर चुकी है, एनडीए के अंदर जो खिचड़ी है वो पक गई है, जिसकी महक अभी तक तेज प्रताप यादव के पास नहीं पहुंची है, तेजस्वी यादव के पास नहीं पहुंची। और तेज प्रताप यादव की जहां तक बात है, वो भी चुनावी मैदान में आ गए हैं और वो भी आक्रोश में आए हैं। अगर अकेले आते हैं तो वो भी महागठबंधन को ही नुकसानदायक साबित होगा। तो अब महागठबंधन के भीतर जिस तरह से समीकरणें बैठ रही हैं, उस पे एमवाई समीकरण पर अगर बात की जाए तो वाई को छोड़कर एम पर भी तेजस्वी यादव को ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386